मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका इस नए ऑनलाइन वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास का नया पाठ इयत्ता छठी वैदिक संस्कृति। तो लास्ट वीडियो में हमने वैदिक संस्कृति के इस पाठ में वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ा था, और जिसमें आप लोगों ने देखा था ऋग्वेद संहिता के बारे में पढ़ा था, यजुर्वेद के बारे में पढ़ा था, सामवेद, अथर्ववेद, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो अभी आइए बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे परिवार व्यवस्था, दैनिक जीवन, और उसके बाद जो है हम देखेंगे खेती, पशुपालन, आर्थिक और सामाजिक जीवन, धार्मिक संकल्पनाएं और शासन व्यवस्था के बारे में। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मैं हूं ब्रह्मा सर और स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले जब हम वैदिक संस्कृति के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा परिवार व्यवस्था और दैनिक जीवन। तो उस समय पे परिवार व्यवस्था किस तरीके की थी और वहाँ का दैनिक जीवन कैसे था। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिवार व्यवस्था के बारे में। तो उस समय के जो परिवार होते थे वो वहाँ पर उन परिवारों में पुरुष जो है प्रमुख होता था, और वहाँ की परिवार व्यवस्था जो है पितृ प्रधान थी, माने कि घर का प्रमुख जो है पिता होता था, और उनके साथ जो है माता पिता, उनके छोटे भाई और उनके भाइयों के परिवार, उनकी पत्नी, बेटे और बेटों का परिवारों का समावेश रहता था। तो यहाँ का उल्लेख जो है हमें वैदिक साहित्य में भी मिलता है, जो कुछ विदुषियों ने लिख के रखा है, जैसे कि लोपमुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, ऐसे जैसे कुछ विदेशियों ने इनका वैदिक साहित्य में इनका उल्लेख किया है। लेकिन बाद में जो बच्चों हैं हम देखते हैं कि धीरे धीरे स्त्रियों पर अधिक बंधन जो है आते गए, और स्त्रियों का समाज में और परिवार में स्थान जो है कम होता गया, गौण बनता गया, छोटा बनता गया। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि वैदिक समय में घर कैसे थे, तो उस समय के घर जो है मकान मिट्टी अथवा टट्टियों के बाड़े के बने होते थे। घास अथवा बेलों की मोटी टट्टियाँ अथवा बाड़ बुनकर जो है उसमें गोबर और मिट्टी को मिला करके लिपा जाता था। तो कभी कभार अभी भी हम लोग गांव में देखते हैं कि इस तरह के मिट्टी के घर बनते हैं। पहले लकड़ियाँ लगाते हैं, फिर उसमें मिट्टी और गोबर को मिला करके लिपा जाता है और दीवारें बनाई जाती है। तो खास करके हम यह कह सकते हैं कि ये जो मकान है ये गोबर मिट्टी से लिपकर बनाए जाते थे। और उस समय जो है वैदिक समय में मकान को क्या कहा जाता था, गृह अर्थात शाला शब्दों का प्रयोग किया जाता था। माने मकान के लिए जैसे अभी हम घर कहते हैं, तो उस समय पे क्या कहते थे, गृह कहते थे। अब उस समय के लोग क्या खाना खाते थे, तो हम देखते हैं कि गेहूँ, जौ, चावल जैसे अन्नों का वो सेवन करते थे, और इनसे जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थ भी बनाया करते थे। और वैदिक साहित्य में अगर हम बात करते हैं तो ये जो उनका भोजन है, इनके लिए एक अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जैसे कि यव, गोधूम, ब्रीही, ये शब्द पाए जाते थे। तो इनका अर्थ क्या है, यव यानी क्या, तो यव यानी जौ, गोधूम यानी गेहूँ, ब्रीही माने क्या है, तो चावल। और इसके साथ साथ जो है वैदिक समय के लोग जो है दूध, दही, मक्खन, घी, शहद, ये जो पदार्थ है ये उनको बहुत पसंद थे, और साथ ही में वो अपने भोजन में उड़द, मसूर, तिल और मांस जैसे पदार्थों का भी समावेश करते थे। तो हम आगे देखते हैं कि उन्हें वो किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, उनका रहन सहन कैसा था, इसके बारे में देखेंगे। तो वैदिक युग में लोग जो है ऊनी, सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे, और साथ ही साथ देखेंगे तो वृक्षों की छाल से, जो पेड़ की छाल है उससे भी वस्त्र बनाकर वो उनका उपयोग करते थे। और इसी बात ही अगर हम देखेंगे तो पशुओं का चमड़ा, जानवर है उनके चमड़े का भी उपयोग वस्त्र के रूप में करते थे। स्त्रियां तथा पुरुष जो है ये क्या करते थे, फूलों की मालाएं बना करके अपने
या मनकों की मालाएं बना करके, सोने के आभूषण बना करके उनका उपयोग करते थे। और उस समय पे अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा निष्क नामक एक आभूषण था जो बहुत ही लोकप्रिय था, और उसका उपयोग जो है वस्तुओं के क्रय विक्रय हेतु भी किया जाता था। माने एक चीज़ खरीदना है तो उसके बदले में निष्क दिया जाएगा, या एक सामान दिया जाएगा, दूसरा सामान लिया जाएगा, इस तरीके से ये होता था। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि गायन, वादन, नृत्य, पासों का खेल, रथों की दौड़ और शिकार करना वैदिक लोगों के मनोरंजन के साधन थे। माने जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, पिक्चर देखते हैं, खेल खेलते हैं, टीवी देखते हैं, तो उस समय पे ये सब चीज़ें नहीं थी। तो उस समय पे मनोरंजन के लिए क्या किया जाता था, गायन, गाना गाना, साहित्य बजाना, नृत्य करना, पासों का खेल, रथों की दौड़ और शिकार, ये उनके मनोरंजन के साधन थे। अब उनके वाद्य कौन से हैं, जैसे अभी जो वाद्य हम देखते हैं कि हारमोनियम है, तबला है, पेटी है, तो उस समय पे क्या था, तो वीणा, शततंतु, झांझ और शंख, ये उनके प्रमुख वाद्य थे। और साथ ही साथ वो डमरू और मृदंग जैसे ताल वाद्यों का भी उपयोग किया करते थे। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या हो रहा है, ये उनके आप ये वैदिक युग के वाद्य देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उस समय पे खेती, पशुपालन, आर्थिक और सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। तो खेती के बारे में बात करते हैं तो उस समय पे वैदिक युग में खेती उनका प्रमुख व्यवसाय था, और खेती करने के लिए वो बैलों का उपयोग करते थे। जैसे हल है तो अभी के समय के हल की तरह ही वो लोहे की फाल लगाया करते थे। और अथर्ववेद में फसलों को लगने वाले रोग, फसलों को नष्ट करने वाले कीट और उनके उपयोग उपायों पर विचार किया गया था। और वो खाद के रूप में अभी के जैसे जो हम खाद यूज़ करते हैं, यूरिया, सुपर फास्फेट, तो वो नहीं, उस समय पे वो गोबर का उपयोग खाद के रूप में करते थे। और उस समय की बात करते हैं तो बैलों के साथ साथ ही वहाँ पर उस समय पे घोड़ा, गाय, बैल, कुत्ता, इन प्राणियों का विशेष महत्व था। और गायों का विशेष रूप से महत्व था और उनका ज़्यादा उपयोग किया जाता था। और गायों को कोई चुरा कर न ले जाए, इसलिए उसके लिए बहुत सावधानी बरती जाती थी। घोड़ा जो है बहुत वेगवान जानवर होता है, और उसे पालतू बनाकर किस तरीके से जो है रथों को जोतना है और रथ चलाना है, इसमें वैदिक युग के लोग बहुत पारंगत थे, माहिर थे। और वैदिक युग के रथों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके जो रथों के पहिए हैं वो किस तरीके थे, वो एकदम ये हल्के थे, और उसमें आरे बने हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि ये आरे बने हुए थे, तो जिससे क्या होता है कि पहिया हल्का होता है और रथ जो है आसानी से तेज़ी से जा सकता है। तो इस तरीके से ये रथ बनाए जाते थे। अब अगर हम देखते हैं कि खेती, पशुपालन, इसके साथ साथ उस समय जो है अन्य व्यवसाय भी विकसित हुए थे, जैसे कि श्रमिक, कारीगर समाज व्यवस्था के प्रमुख अंग थे। जैसे हम देखते हैं कि श्रेणी शब्द से पहले अपनी पहचान बनाए रखने उसके उनके स्वतंत्र संघ थे। और ये जो श्रेणी थी, इनके प्रमुख को श्रेष्ठी कहा जाता था। और धीरे धीरे जो है व्यावसायिक है, कारागिर है, इनकी श्रेणी जो है गौण होती गई, माने कमज़ोर होती गई। और उस समय में अगर हम देखते हैं समाज में, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे, और ये व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए जाते थे। जो व्यक्ति जैसा व्यवसाय करता था उसके आधार पर ये जो वर्ण व्यवस्था है उसको लागू हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, समय के साथ साथ ये जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था निर्माण हो गई, और परिणामता क्या हो गया कि अभी हम देखते हैं कि जातियों का निर्माण हो गया। और इन जातियों के कारण ही देखा है हमने कि किस तरीके से समाज में विषमता फैल गई, लोग लोगों से दूर हो गए। तो इस तरीके से ये यहाँ की ये एक प्रकार से हम शुरुआत हो गई जातियों की, ये हम कह सकते हैं। और वैदिक युग में किस तरीके से जीवन जीना है, जन्म से लेकर मृत्यु तक कैसे जीना है, इसके लिए कुछ नियम बनाए गए थे, जिसमें उन 4 चरणों में उसको बांटा गया था, जिसको हम कहते हैं 4 आश्रय।
और सबसे पहला है ब्रह्मचर्याश्रम। जिस समय ब्रह्मचर्याश्रम में क्या करना होता था, गुरु के पास में जाकर उसके सानिध्य गुरु के सानिध्य में रहकर विद्या प्राप्त करनी होती थी। ब्रह्मचर्याश्रम के बाद आता था गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम में शादी करके पत्नी के साथ अपने परिवार के साथ रहना है और समाज के जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करना है। उसके बाद आता था वानप्रस्थाश्रम। वानप्रस्थाश्रम में क्या होता था, मनुष्य जो है घर बार अपना घर जो है अपने परिवार को छोड़कर मोह को त्याग कर दूर चला जाता था और क्या करता था, वो जो है निर्जन स्थान पर जाकर के सादगीपूर्ण जीवन बिताता था। और लास्ट वाला चरण जो है हम उनका संन्यास आश्रम। इस आश्रम में मनुष्य को सब रिश्ते नाते सब छोड़ करके मानव जन्म का अर्थ समझना है कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है, इसका अर्थ समझने के लिए उनको चलते रहना है। और इसमें ये होता था कि एक स्थान पर नहीं रहना है, आपको घूमते रहना है। तो इस तरीके के ये 4 चरण देखने को मिलते थे। उसके बाद आती है धार्मिक संकल्पनाएं। धर्म के संकल्पनाओं में अगर हम देखेंगे तो जैसे प्रकृति में सूर्य, हवा, वर्षा, बिजली, आंधी, नदियाँ, ये जैसे प्राकृतिक शक्तियों को देवता के रूप में मान लिया जाता था और वो जीवनदायी सिद्ध हो, हमारे लिए उपयोगी हो। और इसके लिए वेदों में उनकी प्रार्थनाएं की गई है। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि वेदों में किस तरीके से पूजा करना है, कैसे कौन से मंत्र कहना है, ये उसके बारे में वेदों में बताया गया था। और उन शक्तियों को, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वैदिक युग के लोग जो है अग्नि में विभिन्न पदार्थ अर्पित करते थे और इसी को जो है हम क्या कहते हैं, यज्ञ कहते हैं। और जब शुरुआत में अगर हम देखते हैं तो प्रारंभ में यज्ञ जो है सीधा साधा था, लेकिन कालांतर में समय जैसे बढ़ता गया तो हमने देखा कि यज्ञ के नियम अधिकाधिक कठोर होते गए और जटिल हो गए। और इसी की वजह से जो पंडित है या पुरोहित है उनका महत्व जो है ज़्यादा बढ़ते गया। और सृष्टि का व्यवहार कैसे चलना है इसका भी विचार वैदिक युग के लोगों ने किया था। ग्रीष्म काल के बाद वर्षा काल आता है, वर्षा काल के बाद शीतकाल आता है। और ये क्या है, ये सृष्टि का नियमित चक्र है। और ये चक्र जो है क्या हो जाता है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो बहुत बड़ी आपत्ति आती है, ऐसे वैदिक काल के लोगों का मानना था। और ये जो चक्र है, ग्रीष्म काल, वर्षा काल और वर्षा काल है, ग्रीष्म काल है, शीतकाल है, इनको जो है वैदिक काल के लोग क्या कहते थे, ऋत नाम दिया गया था और वो इनको ऋत नाम से कहते थे। और इसी तरीके से कोई भी अनिष्ट ना हो और ये चक्र में कोई दोष ना आए, इसके लिए हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है कि वो सृष्टि के नियमों को भंग नहीं करना चाहिए और ऐसे ही आचरण करना है और धर्म का पालन करना है, ऐसा माना जाता था। अब उसके बाद देखेंगे शासन व्यवस्था के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो वैदिक युग में ग्राम होता था, जैसे अभी का गांव है तो वो ग्राम होता था और उस समय उस ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहते थे। और जहाँ पर बहुत सारे ग्रामों का समूह होता था उसे विश कहते थे और उस विश के प्रमुख को विशपत्ति कहते थे। और विश मिलकर क्या बन जाता था, जन बन जाता था। और यह जन जो है किसी विशिष्ट प्रदेश में स्थायी हो जाता था, तब उस प्रदेश को जनपद कहा जाता था। और जन के प्रमुख को नृप कहा जाता था। नृप यानी राजा। तो राजा के कार्य क्या थे, तो प्रजा की रक्षा करना, कर इकट्ठा करना और सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चलाना, ये राजा के कर्तव्य थे। राजा की व्यवस्था उत्तम पद्धति से चलने के लिए राजा के कुछ सहायक अधिकारी भी नियुक्त होते थे, जिसमें पुरोहित होता था, सेनापति होता था और इन दोनों का ज़्यादा महत्व होता था। कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी को भागदूक कहते थे और ये भाग यानी क्या, हिस्सा। तो जनता से जो कर जमा करता था, आय जमा करता था, उसको क्या कहते थे, भागदूग कहा जाता था। इसके साथ साथ राजा को मार्गदर्शन करने के लिए भी सभा, समिति, विदत और ये जन,
ये 4 संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में राज्य के लोग सहभागी होते थे। सभा और विदत संस्थाओं के कामकाज में स्त्रियों का भी सहभाग होता था। राज्य के वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्तियों के मंडल को सभा कहते थे और लोगों की साधारण बैठक को समिति कहते थे। तो बच्चों, यह बात हमें ध्यान रखना है कि सभा किसे कहते हैं और समिति किसे कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आगे चलकर जो है वैदिक विचारधारा में स्मृति पुराण नामक साहित्य का निर्माण हुआ। वेद, स्मृति, पुराण, स्थानीय लोक धारणाएं आदि पर आधारित धार्मिक विचारधारा को आगे चलकर हिंदू नाम से पहचानी जाने लगी और प्राचीन भारत में यज्ञ विधि, वर्ण व्यवस्था को वैदिक विचारधारा से भिन्न भूमिका वाली धार्मिक विचारधारा में भी अस्तित्व में थी। तो उनके बारे में जो है हम देखेंगे कि जैसे कि इस धर्म के अलावा अन्य धर्म को मानने वाले भी लोग थे, तो उनके बारे में हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि किस तरीके से जो है वैदिक संस्कृति के बारे में, वैदिक युग में किस तरीके से लोग रहते थे, वहाँ का साहित्य कैसा था, वहाँ की खेती कैसी हो जाती थी, वहाँ पे कैसे लोग रहते थे, परिवार व्यवस्था कैसी थी, दैनिक जीवन कैसा था, खेती कैसी थी, पशुपालन, आर्थिक और सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन वहाँ का कैसा था, शासन व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में हमने इस पार्ट में देखा है। थैंक यू।